Assalamu alaikum guys, welcome back to UFR Universe and Safla here again and welcome to your first video on dependency injection for beginners using Dagger 2। और आज की इस वीडियो से हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर और उसके अंदर हम सीखेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है और उसमें देखेंगे हम कि Dagger 2 को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूजिंग Dagger 2 हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। इस कोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ से मुझे ईमेल्स के ऊपर रिक्वेस्ट वगैरह आई हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एडवांस टॉपिक है, इसलिए इस कोर्स को डिज़ाइन करते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया। हाल तो ये हमारे पास थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है और इसको सीखना, स्पेशली Dagger 2 को सीखना हमारे पास थोड़ा सा हार्ड है। ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स और एडवांस हमारे पास चीज़ है, लेकिन मैंने इस कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि इवन अगर आपको ये भी नहीं पता कि डिपेंडेंसी क्या होती है तो मैंने इस लेवल से मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा। हम देखेंगे डिपेंडेंसी क्या होती है और डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह वन बाय वन हम सारी चीज़ों को सीखते जाएंगे। इस कोर्स के रिलेटेड एक जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि इस कोर्स के लिए मैं कोशिश करूंगा हर वीक के अंदर मैं 2 से 3 वीडियो इसके अंदर लाजमी पोस्ट करूं ताकि ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप इस कोर्स की वीडियो देखें मेक श्योर कर लें कि आप उस पूरी वीडियो को एक ही दफ़ा कंप्लीट देखें, क्योंकि जो कंसेप्ट मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अगर उसको आप दरमियान में ब्रेक डाउन करेंगे तो मे भी आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी डेवलप ना हो। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मेक श्योर कर लें कि आप एक वीडियो को 2 से 3 दफ़ा लाजमी देखें। स्टिल अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में या ईमेल में या कहीं पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ है स्टार्ट करने से पहले कि प्लीज़ आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को कंप्लीट ऑनलाइन देखा करें। एक दफ़ा ऑनलाइन देखने के बाद आप बेशक डाउनलोड कर लें, इट डजेंट मैटर, लेकिन पहली दफ़ा आप प्लीज़ ऑनलाइन देखें ताकि मेरा वॉच टाइम इंक्लूड हो। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करना मत भूलें और चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हैं तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करें, इट विल बी अ ग्रेट सपोर्ट फॉर मी। और ये जो कोर्स है इसको बेसिकली मैंने 2 मेजर मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया है, या आप कह सकते हैं कि 2 लेवल्स के अंदर या पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहले नंबर पे या पहला जो हमारे पास लेवल होगा पहले पार्ट में हम ये चीज़ सीखेंगे कि डिपेंडेंसी क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, इसको हम इन शॉर्ट DI भी कहते हैं। अगर मैं वीडियो में कहीं पे भी इस वीडियो में या नेक्स्ट कोर्स के अंदर DI बोलूँगा इट मीन्स डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो हम देखेंगे डिपेंडेंसी क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, हमें DI की क्यों ज़रूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में पहले 3 पॉइंट्स हम इस वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ DI और मैनुअल DI। फिर हम देखेंगे DI फ्रेमवर्क क्या होता है और हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास Dagger 2 क्या है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। फिर हम DI परफॉर्म करेंगे यूजिंग Dagger 2। ये जितने भी मेरे पास पॉइंट्स हैं ये पहले मेरे पास एक पोर्शन के अंदर या फर्स्ट पार्ट के अंदर होंगे। इसमें मैं एंड्रॉयड के रिलेटेड भी आपको बताऊंगा, एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कम्प्लेक्स आर्किटेक्चरल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म की या एंड्रॉयड के अंदर जो हमारे पास कम्प्लेक्स आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम्स है उनको हम Dagger को यूज़ करते हुए, Dagger 2 को यूज़ करते हुए सॉल्व नहीं करेंगे। क्योंकि मैं आई नो कि आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे ईमेल्स किए हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस किए हैं कि आप लोग ये चाहते हैं कि मैं कम्प्लेक्स एडवांस लेवल के ऊपर Dagger 2 को यूज़ करना आपको बताऊं। तो अगर मैं डायरेक्ट वहाँ पे चला जाऊँगा तो आप सिर्फ उन सिनेरियोज़ के ऊपर Dagger को यूज़ कर सकेंगे जिन सिनेरियोज़ के ऊपर मैं आपको शो करवाऊँगा। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं ये बताऊँ कि हम किस तरीके से Dagger को यूज़ करते हैं, इसके एनोटेशंस कंपोनेंट्स, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस और कम्प्लेक्स है। तो आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करवाऊँगा और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक कार बिल्डिंग फैक्ट्री की एग्जांपल। थ्रू आउट द प्लेलिस्ट हम इसको यूज़ करेंगे और ये एग्जांपल बेसिकली मैंने इस पेज से ली है, आपको इस पेज का लिंक भी नीचे मिल जाएगा। अगर आप नीचे यहाँ पे आएंगे डिपेंडेंसी की काफ़ी ज़्यादा ईजिली यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, लेकिन मेन जो मुझे चीज़ यहाँ पे जो मैंने यहाँ से पिक किया वो ये है कि आपको नजर आ रहा है लेट्स से वी हैव अ कार क्लास विच कंटेन्स वेरियस सब्जेक्ट्स सच एज व्हील्स, इंजन। और मैं बेसिकली इसी एनोलॉजी को लेके चलूँगा। मेरे पास हम ये अज्यूम करेंगे कि हम एक असम्बली कार फैक्ट्री है हमारी और हम एक असम्बली लाइन है, कार की असम्बली लाइन के ऊपर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को किस तरीके से यूज़ करते हैं। जब इस सिनेरियो के ऊपर पूरे के पूरे Dagger 2 को हम यूज़ कर लेंगे तो आपके पास एक ऐसी फाउंडेशन आएगी Dagger की कि जो हमारे पास इतनी फ्लेक्सिबल होगी कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी तरह की सिनेरियो के अंदर आपके पास किसी भी तरह का आपका प्रोजेक्ट है, आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन को या Dagger को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो पहले पार्ट के अंदर ये होगा, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे, व्हील्स हो गया, इंजन हो गया, कार हो गया। नीचे फिर हम डिफरेंट टाइप्स के जो व्हील्स हैं, इंजन हैं, इनको स्वैप इन स्वैप अप करेंगे। तो ये मैं इस वीडियो में भी यूज़ करूँगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगेन इसका लिंक आपको, पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो जब ये वाला फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऑल्दो इसके अंदर भी मैं एंड्रॉयड के रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा लेकिन कम्प्लेक्स एग्जांपल्स नहीं होंगी। तो उसके बाद लास्ट हमारे पास जो सेकंड पार्ट होगा इस कोर्स का वो हमारे पास होगा Dagger फॉर एंड्रॉयड। तो हम देखेंगे किस तरीके से Dagger को यूज़ करते हुए, Dagger से मुराद Dagger 2 है यहाँ पे, Dagger 2 को यूज़ करते हुए हम एंड्रॉयड के ऊपर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। और उस वक्त जब हम इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे या इस पार्ट के ऊपर जाएंगे तो हम बहुत एडवांस लेवल के ऊपर काम कर रहे होंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन।
तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या चीज़ें देखनी है, डिपेंडेंसी क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है और हमें डीआई की क्यों जरूरत पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड ड्राइव डेवलपमेंट के अंदर जब हम डिपेंडेंसी का वर्ड सुनते हैं तो हमारे पास बेसिकली ये वाली डिपेंडेंसीज नजर आती हैं जो हम अपनी एप्लीकेशन लेवल की बिल्ड और ग्रेडल फाइल के अंदर डिपेंडेंसीज के अंदर ऐड करते हैं। लाइक ये न्यू डिपेंडेंसी होगी हमारे पास, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी से मुराद ये नहीं है। यहाँ पे बेसिकली ये जो हमारे पास लाइन है ये एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करती है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। वो लाइब्रेरी कलेक्शन होती है मल्टीपल रिलेटेड पैकेजेस का, और वो हर एक पैकेज कलेक्शन होता है मल्टीपल रिलेटेड क्लासेस का, और उन क्लासेस को हम अपनी क्लास के अंदर यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम डिपेंडेंसी को यूज कर रहे हैं वहां से उससे मुराद ये वाली डिपेंडेंसी नहीं है, बल्कि उससे मुराद एक क्लास डिपेंडेंसी है। अगर हमारे पास एक क्लास ए है वो यूज करती है क्लास बी को, तो इसका मतलब है कि हमारी क्लास ए डिपेंड कर रही है क्लास बी के अंदर। इट मींस कि क्लास बी डिपेंडेंसी है क्लास ए की। और जो मैंने लिखा क्लास ए यूज कर रही है क्लास बी को, इससे मुराद ये है कि क्लास ए कुछ फंक्शनैलिटी, कुछ फीचर्स, कुछ मेथड्स यूज करती है क्लास बी के, या वो क्लास बी का ऑब्जेक्ट या रेफरेंस क्रिएट करती है विद द न्यू कीवर्ड। तो डेफिनेटली अगर हमारी ये क्लास ए ने क्लास बी के कुछ मेथड्स को यूज करना है, या तो वो स्टैटिक मेथड्स को यूज करेगी, अदरवाइज वो फिर न्यू कीवर्ड के साथ उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उन मेथड्स को कॉल करेगी। तो अगर हमारी क्लास ए यूज करती है क्लास बी को, इट मीन्स के क्लास बी जो है वो डिपेंडेंसी है क्लास ए की, क्योंकि क्लास ए क्लास बी के बगैर काम नहीं कर सकती। तो क्लास ए डिपेंडेंट है क्लास बी के ऊपर, तो क्लास बी डिपेंडेंसी है क्लास ए की। और ये इतना कॉमनली हमारे पास एक, इवन अगर आपका 100 लाइन्स का कोड होगा तो उसके अंदर भी अगर आपको मल्टीपल क्लासेस होंगी तो वहाँ पे आप जो है वो डिपेंडेंसी को यूज करते हैं। सेम अगर हमारे पास एक पर्सन की क्लास है तो वो नेम के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, तो नेम डिपेंडेंसी होगी। पर्सन की एज होगी वो डिपेंडेंसी होगी पर्सन की। अगर फोन नंबर और यूजर क्लास है और फोन नंबर को वो यूज कर रही है, अब फोन नंबर एक स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन चूंकि यूजर क्लास उसके ऊपर डिपेंड करती है तो वो फोन नंबर जो है वो डिपेंडेंसी है यूजर क्लास की। अगर एंड्रॉइड की बात की जाए तो लिस्ट व्यू हमने देखा हुआ डिपेंड करता है अडाप्टर के ऊपर, तो अडाप्टर डिपेंडेंसी है लिस्ट व्यू की। सेम वे रिसाइकलर भी डिपेंड कर रहा होता है अडाप्टर के ऊपर, अडाप्टर डिपेंडेंसी है रिसाइकलर व्यू की। अब डिपेंडेंसी से यहाँ से गेन आपको क्लियर हो चुका होगा क्या मुराद है कि अडाप्टर के बगैर काम नहीं कर सकता रिसाइकलर व्यू। वो डिपेंड कर रहा है अडाप्टर के ऊपर, क्योंकि वो कुछ ना कुछ रिसाइकलर व्यू की रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं, या उसको कुछ अपना काम कंप्लीट करने के लिए कोई ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए जो सिर्फ अडाप्टर उसको प्रोवाइड करता है, तो इसलिए वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अडाप्टर डिपेंडेंसी है रिसाइकलर व्यू की। सेम वे जो हमारे पास पिकासो या ग्लाइड या इमेज लोडिंग लाइब्रेरीज ले लें, वो डिपेंड करती हैं एचटीटीपी क्लाइंट के ऊपर, ताकि वो इंटरनेट से इमेजेस को डाउनलोड करें, तो वो एचटीटीपी क्लाइंट डिपेंडेंसी होती है पिकासो या ग्लाइड की। और सेम वे जो हमने रेट्रोफिट कोर्स के अंदर भी देखा हुआ है, रेट्रोफिट यूज करती है एचटीटीपी क्लाइंट को, जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री को, एचटीटीपी लॉगर्स को यूज करती है। तो ये सारे डिपेंडेंसी हैं रेट्रोफिट की। और अगर कार एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारी एक कार क्लास डिपेंड कर रही होती है इंजन के ऊपर, व्हील्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर, सीट्स के ऊपर, और इसके अलावा काफी डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर हमारी एक कार डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है कि इन कंपोनेंट्स के बगैर हमारी कार जो है वो यहाँ पे काम नहीं कर सकती। अब इंजन इटसेल्फ डिपेंडेंसी है कार की, लेकिन इंजन की अगेन इटसेल्फ इंजन की भी कुछ डिपेंडेंसीज है। इंजन डिपेंड करता है स्पार्क प्लग के ऊपर, पिस्टन के ऊपर, क्रैंकशाफ्ट वगैरह के ऊपर। तो जब तक ये रेडी नहीं होंगे, लाइक पिस्टन रेडी नहीं होगा तो इंजन रेडी नहीं होगा, क्योंकि इंजन के लिए रिक्वायरमेंट है पिस्टन की। पिस्टन रेडी होगा क्योंकि वो डिपेंडेंसी है इंजन की, तो इंजन कंप्लीट होगा। इंजन कंप्लीट होगा तो चूंकि इंजन डिपेंडेंसी है कार की, तो फिर हमारे पास हमारी कार जो है वो रेडी होगी। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हमारे पास हमारी कार क्लास है, ये यूज कर रही है इंजन को और व्हील्स को। जो मैंने पीछे लिखा हुआ था कि जब एक क्लास यूज करती है दूसरी क्लास हो, तो उससे मुराद ये है कि वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है। अब राइट नो हम क्या कर रहे हैं कि हमारी कार क्लास यूज डिपेंड कर रही है इंजन और व्हील्स के ऊपर, और इन दोनों का ऑब्जेक्ट वो अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट कर रही है। और उसके बाद हमारे पास ड्राइव कार का मेथड है जो सिंपली कार इज ड्राइविंग प्रिंट करता है। और राइट नो अगर मेन एक्टिविटी के ऊपर हम जाएंगे तो हमारे पास इस तरीके से कार क्लास जो है वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। कार होंडा कार इक्वल्स न्यू कार, और सिंपली होंडा कार डॉट ड्राइव कार में कर रहा हूँ। अब जैसे हम कार क्लास को क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे कार क्लास का ऑब्जेक्ट, तो ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट करेगी इंजन को और व्हील्स को। अब पहली लाइन के अगर ऊपर हम जाएं इंजन के ऊपर, तो इंजन इटसेल्फ अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्रिएट कर रहा है, क्रैंकशाफ्ट को, पिस्टन को और स्पार्क प्लग को। सेम वे अगर हमारे पास यहाँ पे व्हील है, तो अगर आप व्हील्स के ऊपर जाएंगे तो ये 2 अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनको जो है वो क्रिएट करेगा, फ्रेम को और हमारे पास रबर को। तो ये कंपोनेंट्स जब रेडी होंगे तो हमारे पास हमारी क्लास ड्राइव होने के लिए रेडी हो जाएगी। तो ये हमारे पास डिपेंडेंसी है, क्योंकि हमारी कार क्लास इन ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रही है, इनके ऊपर डिपेंड कर रही है, इनके बगैर वो काम नहीं कर सकती। तो ये चीजें हमारी क्लास की डिपेंडेंसी हैं। तो अब जब हमें डिपेंडेंसी की समझ आ गई कि डिपेंडेंसी क्या है, तो हम देख लेते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन या डीआई क्या है।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये देखें कि हमारे पास जो क्लासेस होती हैं वो किस तरीके से अपनी डिपेंडेंसी का रेफरेंस ऑब्टेन करती हैं, क्रिएट करती हैं। तो अंडरस्टूड होगा, आपको पता होगा कि इसके हमारे पास 3 तरीके हैं। पहले नंबर पे ये है कि क्लास न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए अपनी डिपेंडेंसी को इंस्टेंशिएट करेगी, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि हम इसको इंजन को या व्हील को न्यू कीवर्ड के साथ इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। सेकंड अप्रोच हमारे पास ये है कि हम स्टैटिक मेथड को यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिपेंडेंसी का या किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। लाइक एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर हमने देखा हुआ कि हम बिल्डर पैटर्न को यूज़ करते हैं, और वो बिल्डर पैटर्न हमारे पास जो रेफरेंस रिटर्न करता है हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का, उसको हम स्टोर कर लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर और उसको यूज़ करते हैं। और सेम इसी स्टैटिक मेथड को यूज़ करते हुए हम जो हमारे पास सिंगलटन पैटर्न होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन थर्ड हमारे पास एक अप्रोच है कि हम इन रेफरेंसेस को फ्रॉम दी आउटसाइड ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अपटेन कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। और आपने देखा आउटसाइड को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है और रेड किया हुआ है। एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ आउटसाइड है जो, उसको हम थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं। अब जो अगर हमारी कोई भी क्लास पहली 2 अप्रोचेस को यूज़ करेगी तो ये हमारे पास एक्टिव अप्रोचेस हैं। एक्टिव अप्रोचेस से मुराद ये है कि हमारी क्लास अगर इन अप्रोचेस को यूज़ करेगी तो इसको हम कहते हैं एक्टिव डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन। हमारी क्लास जो इन 2 अप्रोचेस को, फर्स्ट 2 को यूज़ करते हुए अगर किसी डिपेंडेंसी का रेफरेंस क्रिएट करती है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगी डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन के लिए, यानी कि वो अपनी डिपेंडेंसी को खुद क्रिएट करेगी या रिजॉल्व करेगी, जो कि एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास हो रहा है। क्योंकि हमारी कार क्लास डिपेंड कर रही है इंजन के ऊपर भी और व्हील्स के ऊपर भी, तो इसलिए इसने यहाँ पे जो है न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए इंजन और व्हील दोनों का रेफरेंस क्रिएट किया हुआ है। और ये हमारे पास एक्टिव डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन है। सेम अगर सपोज कर लें हमारे पास जो इंजन है, यहाँ पे इंजन क्लास के अंदर हमारे पास कोई स्टैटिक मेथड होगा जो कि इंजन की कोई कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा, तो वो भी हमारे पास जो है वो एक्टिव डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन होगी। इसका मतलब है कि हमारी कार क्लास खुद कंस्ट्रक्ट कर रही होगी या रिस्पॉन्सिबल होगी अपनी डिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए। इसको थोड़ी देर तक मजीद एक्सप्लेन करता हूँ मैं। लेकिन जो थर्ड अप्रोच है हमारे पास कि गेट रेफरेंस फ्रॉम दी आउटसाइड, उस केस में क्या होता है कि जो डिपेंडेंसी होती है वो अपनी क्लास के अंदर फ्रॉम आउटसाइड दी क्लास इंसर्ट करते हैं या इंजेक्ट करते हैं, और इस वजह से यहाँ पे हमारे पास नेम आ जाता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। अब आपको समझ आ चुकी होगी सिंपली जो पीछे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि सपोज कर लें आप रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी या HTTP क्लाइंट या जीसन फैक्ट्री, तो बजाय इसके कि रेट्रोफिट खुद जीसन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, हम जीसन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट जो है वो इंसर्ट करते हैं या इंजेक्ट करते हैं रेट्रोफिट के अंदर, ताकि रेट्रोफिट क्रिएट ना करे ऑब्जेक्ट जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री का, वो सिंपली उसको यूज करे। तो अब चूंकि डिपेंडेंसी इंजेक्ट या इंसर्ट की जा रही है तो यहाँ पे इसलिए हम इसको कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सिंपली आपको नाम से जाहिर होगा आपके डिपेंडेंसी की समझ आएगी, और इंजेक्शन तो हम कहते हैं कि इंजेक्ट करना किसी चीज़ को। तो ये डिपेंडेंसी होती है वो उसकी डिपेंडेंट क्लास के अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं। सेम वे हमारे पास अगर कार है तो बजाय इसके कि कार इंजन को क्रिएट करे, व्हील को क्रिएट करे, हम सेपरेटली इंजन और व्हील्स को क्रिएट करके इंजेक्ट करेंगे अपनी कार क्लास के अंदर, तो इसको हम कहेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब अगर आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो को सपोज करें कि हमारे पास एक कार असेंबली लाइन है और वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कार को असेंबल कर रहे हैं। अगर उन्होंने व्हील्स को असेंबल किया, उनके पास बॉडी आई, फिर उन्होंने व्हील्स वगैरह को असेंबल किया, तो आप क्या समझते हैं कि जब इंजन उन्होंने असेंबल करना होगा तो वो इंजन न्यू क्रिएट करेंगे? ऐसा कभी नहीं होता। इस बजाय इसके कि वो न्यू इंजन क्रिएट करें, जब वो बॉडी या टायर्स वगैरह क्रिएट हो रहे होते हैं, इंजन पैरेलल सेपरेट एक जगह के ऊपर क्रिएट किया जा रहा होता है और सिंपल वो पास किए जाते हैं एम्प्लॉयज को पूरे का पूरा इंजन ऑब्जेक्ट। ये नहीं कि वहाँ पे वो एम्प्लॉयज हर कार के लिए न्यू इंजन जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, बल्कि उनको तैयारशुदा इंजन प्रोवाइड किया जाता है। वो कार के फ्रेम के अंदर, बॉडी के अंदर इंजन को इंसर्ट कर देते हैं और कार रेडी हो जाती है। सेम तरीके से हमारे पास व्हील्स जो होते हैं वो भी हमारे पास ऑलरेडी, अब एम्प्लॉयज जो असेंबल कर रहे होते हैं उनको नहीं पता कि व्हील्स कहाँ से आ रहे हैं, सिंपल जो व्हील्स उनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं वो उनको असेंबल कर देते हैं कार के अंदर, तो हमारी कार रेडी हो जाती है। सेम यही कंसेप्ट है हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन के पीछे, कि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो ऑब्जेक्ट्स को खुद क्रिएट नहीं करती हैं, बल्कि उनको वो बाहर से कहीं से मिलता है। तो जो मैंने यहाँ पे कार असेंबली लाइन की आपको एग्जांपल दी है, तो इस केस में आप अगर एम्प्लॉयज इंजन खुद क्रिएट करेंगे तो वो ये वाला काम करेंगे जो हमारी कार क्लास यहाँ पे कर रही है, कि हर एक कार के लिए वो जीरो लेवल से इंजन क्रिएट करेगी, व्हील्स क्रिएट करेगी। बजाय इसके हम ये कर सकते थे कि इंजन सेपरेट कहीं पे क्रिएट होता, सिंपली जब कार क्लास क्रिएट हो तो कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको हम पास कर दें, यानी कि जैसे ही एम्प्लॉयज कार को असेंबल कर रहे हो, इंजन उनको मिले, वो उसको बॉडी के अंदर फिट कर दें। तो ये हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। अब इसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, तो उसको मैंने सोचा आप उनको बता दूं। वो मैंने इसलिए आपको बतानी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फोरम्स के ऊपर ऑथर्स जो हैं वो इस टर्म्स को यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड के रिलेटेड, जनरल प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो एडवांस
सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर्स होते हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, वहाँ पे ये टर्म यूज़ की जाती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। अगर हमारी क्लास ए डिपेंड करेगी क्लास बी के ऊपर, इसका मतलब है क्लास बी कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करती है जो हमारी क्लास ए यूज़ करती है, या कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी है क्लास बी की जो हमारी क्लास ए को चाहिए। तो इसका मतलब है क्लास बी की कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो हमारी क्लास ए को चाहिए, तो हम क्लास ए को कहते हैं क्लाइंट, और जो क्लास बी होती है उसको हम कहेंगे सर्विस। अगेन क्लास बी सर्विस इसलिए है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है जो क्लास ए को जिसकी ज़रूरत है, तो इसलिए क्लास बी चूंकि क्लास बी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो सर्विस है, और क्लास उन सर्विसेज को रिसीव कर रही है या कंज्यूम कर रही है या यूज़ कर रही है तो वो क्लाइंट है। तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट और सर्विस का कंसेप्ट यूज़ होता है। यहाँ पे अगर आप देखें जो मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ पे बताई, अगर हम उसको इस सिनेरियो के ऊपर इंप्लीमेंट करें, क्लास ए डिपेंड करिए क्लास बी के ऊपर, लेकिन अब क्लास बी अगेन डिपेंड करिए क्लास सी के ऊपर, तो इस केस में क्लास ए तो हमें पता चल गया क्लाइंट है क्योंकि वो क्लास बी के कुछ फंक्शनैलिटी को यूज़ करेगी। सेम में जो हमारे पास क्लास सी है वो सर्विस है क्योंकि वो क्लास सी के ऊपर क्लास बी डिपेंड कर रही है तो वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। लेकिन क्लास बी को हम क्या बोलेंगे, क्या ये क्लास हमारे पास एक सर्विस क्लास होगी या ये क्लाइंट होगी हमारे पास? तो ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, हम किस क्लास के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो क्लाइंट और सर्विस की जो हमने पीछे डेफिनेशन की है वो हमारे पास यूनिवर्सल नहीं बल्कि कॉन्टेक्चुअल है। कॉन्टेक्चुअल से मुराद ये है कि अगर हम क्लास ए के एंगल से या क्लास ए के कॉन्टेक्स्ट से बात करेंगे तो क्लास बी हमारे पास एज अ सर्विस होगी, लेकिन जब हम क्लास सी के एंगल से बात करेंगे तो क्लास बी हमारे पास क्लाइंट होगी। आई थिंक इट्स वेरी इंट्यूटिव, काफ़ी बेसिक आपको समझ आ चुकी होगी। क्योंकि जब क्लास ए की बात करेंगे तो क्लास ए डिपेंड करिए क्लास बी के ऊपर, तो क्लास ए क्लाइंट है तो क्लास बी सर्विस होगी। लेकिन जब क्लास सी की बात की जाए तो इस केस में क्लास बी खुद डिपेंड करिए क्लास सी के ऊपर, तो क्लास सी हमारे पास सर्विस और क्लास बी क्लाइंट है। ये मैंने सिंपल इसलिए बताया एज अ बोनस कि अगर आप कोई रिसर्च वगैरह करते हैं अपने तौर के ऊपर सॉफ्ट एंड्रॉयड आर्किटेक्चर्स के ऊपर या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स के ऊपर, तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, ये डिपेंडेंसी को ही रेफर कर रही होती हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप कंफ्यूज ना हो। तो जब हमें पता चल गया कि डिपेंडेंसी क्या और डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन क्या आती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन की। तो जब मैंने पीछे आपको बताया सिंपली डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज इंजेक्टिंग द सर्विसेज इनटू द क्लाइंट्स फ्रॉम आउटसाइड। अब यहाँ पे हमारे केस में क्या है कि जो हमारे पास कार क्लास है वो हमारे पास क्लाइंट है, और जो इंजन और व्हील्स हैं वो हमारे पास आपको पता चल चुका होगा ये सर्विसेज हैं। हम ये करते हैं कि जो सर्विसेज होती हैं वो उनको हम इंजेक्ट कर देते हैं सिंपली क्लाइंट्स के अंदर, लाइक इंजन और व्हील्स को यहाँ पे क्रिएट करने के बजाय कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पास कर दें, तो ये हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है क्लासेस डज नॉट क्रिएट एनी ऑफ इट्स ओन डिपेंडेंसीज बट इंस्टेड ओनली यूजेस देम। और अब अगर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे सिंपली इस तरीके से होगा, आपको यहाँ इंजन, तो अब अगर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करेंगे तो सिंपली हम ये आपको चेंज नज़र आएगा। अब क्या हो रहा है कि बजाय इसके कि हमारी क्लास कार क्लास हर दफ़ा जब एक न्यू कार हम क्रिएट करें तो हम इंजन न्यू क्रिएट कर रहे थे और व्हील क्रिएट कर रहे थे, जैसे ही कार को हम क्रिएट करेंगे हम इंजन ऑलरेडी जो हमारे पास क्रिएट हो चुका होगा उसको हम पास करेंगे कार को, या असेंबली लाइन को आप ये कह सकते हैं, या व्हील्स को पास करेंगे कार को, वो सिंपली उनको यूज़ करेगी, उनको क्रिएट नहीं करेगी। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब हमारे पास जो हमारी कार क्लास की डिपेंडेंसी थी इंजन और व्हील, अब ये खुद इसको क्रिएट नहीं कर रही बल्कि वो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसके अंदर इंसर्ट या इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। और आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होगी कि इंजेक्टिंग द सर्विसेज इनटू क्लाइंट्स। अगेन मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, सप्लाइंग द क्लास डिपेंडेंसीज फ्रॉम आउटसाइड सो दैट द क्लास डज नॉट क्रिएट्स एनी ऑफ इट्स ओन डिपेंडेंसी। तो अगेन वही चीज़ है कि जो क्लास डिपेंडेंसीज हैं जो इंजन और व्हील्स थी वो फ्रॉम आउटसाइड द क्लास हम पास करते हैं। और अब अगर मैं जाता हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर, तो अब आपने देखा कि हमारे पास जो कार क्लास है ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, इंजन और व्हील्स के ऊपर। तो हमें इंजन और व्हील्स यहाँ पे खुद क्रिएट करने पड़ेंगे और उनको पास करना पड़ेगा अपनी कार क्लास के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है कि हमारी कार क्लास की डिपेंडेंसी थी इंजन और व्हील, तो इनको हमने सेपरेटली अलग क्रिएट किया और फ्रॉम आउटसाइड द क्लास हमने इनको इंसर्ट या इंजेक्ट किया कार क्लास के अंदर। तो ये है कि क्लास की जो डिपेंडेंसीज है वो हम फ्रॉम आउटसाइड द क्लास हम पास कर रहे हैं, क्लास हमारी क्रिएट नहीं कर रही बल्कि यूज़ कर रही है। तो आई थिंक सो आपको डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी इंजेक्शन की समझ आ चुकी होगी, मैंने जितना बेसिक हो सकता था इसको किया। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में या ईमेल में या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप इजी हो मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं डीआई के रिलेटेड बेसिक स्टफ। हमारे पास जो है वो इसको हम एज अ डीआई भी रेफर करते हैं, मैंने पीछे भी आपको बताया। इसकी वजह से ये होता है कि हम हमारी क्लास के अंदर न्यू कीवर्ड को यूज़ नहीं किया जाता। तो आपने देखा पहले मेरे पास कार क्लास के अंदर हम न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए इनका रेफरेंस ले रहे थे, लेकिन अब चूंकि हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ कर रहे हैं
तो हमारे पास कोई भी यहाँ पे जो है वो न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विद द न्यू कीवर्ड, इसका मतलब है हमारी कार क्लास उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें इंजेक्ट करना चाहिए, ना कि हम उसको क्रिएट करें। तो इसकी मेन 3 टाइप्स हैं DI की, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक थ्योरेटिकल बात करना चाहता हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन के रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि जो तीसरा पॉइंट था हमारी वीडियो का, पीछे हमने देखा डिपेंडेंसी क्या है, फिर हमने देखा डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है। अब हम देखेंगे हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन बेसिकली डिपेंड कर रही होती है डिपेंडेंसी इन्वर्जन या इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, एक कंसेप्ट है उसके ऊपर। ये बेसिकली हमारे पास 5th प्रिंसिपल है फ्रॉम द सॉलिड प्रिंसिपल्स। अगर आपको सॉलिड प्रिंसिपल्स का नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। सॉलिड प्रिंसिपल्स बेसिकली 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और जो कि हमारे पास बहुत फेमस अंकल बॉब, जो कि बेसिकली कंप्यूटर साइंटिस्ट था, जिसका मेन एक्चुअल नाम तो रॉबर्ट सी मार्टिन है, लेकिन इसको बहुत फेमस है अंकल बॉब। इसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डिज़ाइन के 5 बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिनको हम सॉलिड प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट 5th प्रिंसिपल है, इसको हम डिपेंडेंसी इन्वर्जन या इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और ये सिंपली हमारे पास ये कह रहा है, नीचे भी लिखा हुआ, आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि कोई एक क्लास जो है वो अब्स्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, यानी कि वो सिंपल टर्म्स में ये है कि वो हार्ड डिपेंडेंसीज के ऊपर डिपेंड ना करे। अगेन मैंने आपको बताया कि अगर हम न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो इसको हम हार्ड डिपेंडेंसी कहते हैं। तो ये जो हमारे पास डिपेंडेंसी इन्वर्जन या इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का कंसेप्ट है, वो ये कहता है, जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर कार क्लास की डिपेंडेंसीज हैं इंजन और व्हील्स, तो इंजन और व्हील जो है वो सिंपली कार क्लास इनको यूज करे, इनको कंस्ट्रक्ट ना करे। तो पीछे जो हम न्यू कीवर्ड के थ्रू यहाँ पे इंजन और व्हील क्रिएट कर रहे थे, वो यहाँ पे हम उनको क्रिएट कर रहे थे इंजन और व्हील को। अब लेकिन हम क्रिएट नहीं कर रहे, बल्कि अब हम अब्स्ट्रैक्शन को यूज कर रहे हैं। अब्स्ट्रैक्शन से क्या मुराद है, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें इंजन मिल गया और व्हील मिल गया। इंजन कैसे क्रिएट हुआ, इंजन की क्या डिपेंडेंसीज हैं, व्हील कैसे क्रिएट हुआ या व्हील की क्या डिपेंडेंसीज हैं, व्हील की क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमें नहीं पता, वो सब कुछ हमारे पास अब्स्ट्रैक्शन में है। लेकिन अगर हम न्यू कीवर्ड को यूज करते हुए यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो अगर इंजन के कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई चेंज होगा, डेफिनेटली कार के अंदर भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास मेन कंसेप्ट है डिपेंडेंसी इन्वर्जन का। नेक्स्ट हमारे पास अगेन ये है कि DI इसके अलावा सपोर्ट करती है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को, इसको हम इन शॉर्ट SRP कहते हैं। SRP फर्स्ट प्रिंसिपल है सॉलिड प्रिंसिपल्स का। जो मेन कंसेप्ट है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के पीछे, वो डिपेंडेंसी इन्वर्जन है, वो हमारे पास 5th प्रिंसिपल है सॉलिड का, इसलिए एंड पे D है। और जो हमारे पास सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसलिए यहाँ पे S है। जो सॉलिड प्रिंसिपल्स है वहाँ का, ये SRP सिर्फ इतना कहता है कि क्लास जो है वो उसकी सिर्फ एक जॉब होनी चाहिए, एक पर्पज होना चाहिए, एक टास्क होना चाहिए। और ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, क्लास शुड हैव वन एंड ओनली वन रीजन टू चेंज, ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिखी है कि अब सपोज करें हमारी जो कार क्लास है, इसका एक ही फंक्शन है, और वो क्या है, ड्राइविंग द कार। इसके अलावा यहाँ पे इसका कोई भी फंक्शन नहीं है। तो अगर हमारे पास कार ड्राइविंग के अंदर कोई चेंज होंगे, तो हमारे पास हम कार के अंदर आएंगे और कार को यहाँ पे चेंज करेंगे। इसके अलावा अगर इंजन के अंदर कोई चेंजेस होंगे, तो हमें कार को चेंज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम इंजन क्लास के अंदर जाएंगे और इसको चेंज करेंगे। लेकिन जो पहले हम यहाँ पे काम कर रहे थे कि आप सपोज करें इंजन के कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, लाइक इंट हॉर्स पावर, इसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं कार क्लास के अंदर इंजन को यूज कर रहा हूँ, तो स्टिल यहाँ पे कार के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि कार का ये काम ही नहीं है इंजन क्रिएट करना। कार क्लास का सिंपल इतना काम है कार को ड्राइव करना, इंजन वगैरह इसकी डिपेंडेंसीज इसको पास की जा रही हैं। अब ये वाले जो चेंजेस हैं, ये मैं जब जहाँ पे इंजन को क्रिएट कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मुझे एरर मिल गया, मुझे वो पास करनी पड़ेगी, लाइक 1000 में पास कर देता हूँ हॉर्स पावर। लेकिन अगर मेरी कार क्लास, अब चूंकि मेरी कार क्लास के पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए इसको प्रॉब्लम नहीं हुई इंजन के लिए। लेकिन अगर वो यहाँ पे यूज कर रहे होंगे हम न्यू इंजन, तो अब चूंकि हमारी जो कार क्लास है वो SRP या सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को यूज नहीं कर रही, वो कार का काम भी कर रही है, लेकिन वो इंजन भी क्रिएट कर रही है। तो इसलिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको अनडू करता हूँ कि कोई एक क्लास है उसकी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब चूंकि मेरे पास कार क्लास की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसकी चेंज होने की वजह भी एक है। अगर इंजन को हम यहाँ पे जिस तरीके से क्रिएट कर रहे थे, तो अब इंजन चेंज होने की वजह से कार क्लास की कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है कि क्लास के चेंज होने की सिर्फ एक वजह होनी चाहिए। उसका मतलब ये है सिंपली कि एक क्लास का सिर्फ एक पर्पज होना चाहिए। अगर एक क्लास इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करती है, तो सिंपली उसका इतना काम होना चाहिए कि उसका एक मेथड हो, उसको URL सेंड किया जाए, वो डेटा उस URL के ऊपर जो भी हो उसको रिटर्न कर दे। अब वो उस डेटा को JSON के अंदर पार्स करेगा, या UI के ऊपर शो कराएगा, या फिल्टर करेगा, या जो कुछ भी करेगा,
ये आप डाउनलोड जो हमारी जो डाउनलोडिंग वाली क्लास है या नेटवर्क क्लाइंट है उसका काम नहीं है, ये हमारी हेल्पर क्लासेस का काम है। तो ये हमारे पास SRP प्रिंसिपल है। DI जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया इन्वेरिएंट ऑफ कंट्रोल या डिपेंडेंसी इन्वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर क्लासेज हमारी फॉलो नहीं करती इन्वेरिएंट ऑफ कंट्रोल या SRP को, तो हमारे पास जो क्लासेज हैं वो हार्ड डिपेंडेंसीज को यूज करती हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे गेन कर देता हूँ न्यू व्हील्स और यहाँ पे जो हार्स पावर है वो गेन 1000 पास कर देता हूँ, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारी क्लासेस यूज कर रही हैं न्यू कीवर्ड को। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो न्यू इंजन और न्यू व्हील्स है जिनको ये हार्ड डिपेंडेंसीज है हमारे पास, ये इस वजह से है कि हमारी क्लास इन्वेरिएंट ऑफ कंट्रोल या SRP को फॉलो नहीं कर रही है। अगर वो SRP को सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करती तो वो इंजन या व्हील को क्रिएट ना करती, बल्कि वो उनको यूज करती है एज एन एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे उनको फॉलो नहीं कर रही। जब हमारे पास हमारी क्लासेज SRP को या इन्वेरिएंट ऑफ कंट्रोल को फॉलो नहीं करती, तो उस वक्त हमारी क्लासेस यूज करती हैं हार्ड डिपेंडेंसीज को, जिसकी वजह से जो हमारे पास कोड बेस होता है वो एक मेस और डिफिकल्ट बन जाता है रीड करना और मेंटेन करना। अब ये वाली जो लाइन है, ये अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही, या आप ये समझते हैं कि ये फजूल चीज़ है, या आप समझते हैं ये बोरिंग है, या अगर आप ये समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट बहुत छोटा है, तो मैं आप लोगों को कन्विंस नहीं करूंगा यहाँ पे कि आप इसको सुने। अगर आपको बोरियत हो रही है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इस पॉइंट को स्किप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करने का आपका कोई मकसद ही नहीं है, कोई फ़ायदे नहीं। क्योंकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन आप इसलिए नहीं यूज़ करते कि आपको 2 4 10 दिन के लिए फ़ायदा हो, बल्कि ये लॉन्ग टर्म की चीज़ है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट भी एक दो वीडियोस के अंदर डिटेल में बात करूंगा। इस वीडियो के एंड के ऊपर भी आपको बताऊंगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन लॉन्ग टर्म में हमें अपनी फुल पावर देती है। डेफिनेटली ये हमें एट दिस पार्ट जब हम इसको यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट डेवलप करते हुए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। लेकिन इसकी मेन जो क्रीम है या इसका जो कह लें कि 99% जो इसका हमें बेनिफिट मिलता है वो अपने प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस के दौरान मिलता है। लेकिन जो इसका 1% हमें डेवलपमेंट के दौरान भी मिलता है वो भी इतना ज़्यादा होगा कि आप समझेंगे ये तो 99% से भी ज़्यादा है। लेकिन इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को छोटा ना लें। राइट नो हमारे पास ये एग्जाम्पल बहुत छोटी है। अगर यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट 500-600 लाइन्स का होगा तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ पे अगर एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, ये मेरे पास एक एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक प्रोजेक्ट है। अगर आप नीचे जाएंगे तो ये तकरीबन 235 लाइन्स का है। लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को रीड करेंगे तो आपको कम से कम 5-10 मिनट लगेंगे अंडरस्टैंड करते हुए कि कौन सा मेथड कहाँ पे कॉल हो रहा है, क्या कर रहा है। क्या है कि सिंपली सारे का सारा काम एक जगह के ऊपर हो रहा है और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जा रहा। गार्ड एक्टिविटी है, गार्ड एक्टिविटी से मुराद मेन एक्टिविटी सब कुछ कर रही है, कोई भी हेल्पर क्लास इसने यूज नहीं की हुई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसलिए अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि अगर आप समझते हैं कि कोड बेस मैस बन जाएगी या डिफिकल्ट हो जाएगी रीड या मेंटेन करना, तो ये इस चीज़ को आप लाइट ना लें। तो अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस होगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। अदरवाइज इस चीज़ को ज़्यादा गौर से आप समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो चूंकि आप ग्रेजुअली 1 बाय 1 फीचर्स ऐड करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इवेंचुअली जब आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा ग्रो करता है, लाइक 7-8-900 लाइन्स के ऊपर जाएगा, तो आप उस वक्त फील करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो मैस बन चुका हुआ है। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे एक क्लास है, मैंने एक फंक्शन चेंज करना हो तो मुझे पूरी की पूरी क्लास को पहले अंदर फंक्शन ढूंढना पड़ता है, वो किसी दूसरे फंक्शन के साथ लिंक होता है। मुझे एक जगह के ऊपर चेंज करते हुए 10 जगह के ऊपर मुझे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इस वजह से हमारे पास कोड बेस मैस बन जाती है और हम इस तरह के कोड को कहते हैं स्पैगेटी कोड। स्पैगेटी कोड में ये होता है कि एक ही क्लास के अंदर, एक ही फाइल के अंदर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, दूसरा तीसरे को कॉल कर रहा है, तीसरा दोबारा पहले को कॉल कर रहा है, वो चौथे को कॉल कर रहा है। तो हमारे पास जो कोड बेस है उसकी वो मैस बन जाता है। समझ नहीं आती कोड कहाँ से कहाँ पे जा रहा है या किस तरीके से इसको पढ़ना है या कर क्या रहा है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है समझना। तो स्पैगेटी कोड की वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि कोड बेस या हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। और मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि राइट नो इट मे अपीयर्स टू यू एज नथिंग, लेकिन बिलीव मी हर वो प्रोजेक्ट जो आप इससे लिए क्रिएट करते हैं कि उसने कुछ दिनों से ज्यादा के लिए एग्जिस्ट करना होता है, तो इवेंचुअली वो उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन को या सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को। और स्पैगेटी कोड की वजह से मेन प्रॉब्लम हमें ये होती है कि मेंटेनेंस मुश्किल हो जाती है, रीडेबिलिटी मुश्किल होती है, और मेनली यूनिट टेस्टिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है या बहुत मुश्किल हो जाती है हमारे पास। तो DI हेल्प करती है हमें यूनिट टेस्टिंग के अंदर। एंड यूनिट टेस्टिंग इज ऑल अबाउट टेस्टिंग अ सिंगल कंपोनेंट। सिंगल कंपोनेंट से मुराद यहाँ पे क्लास है, बाय आइसोलेटिंग इट फ्रॉम इट्स डिपेंडेंसीज। लाइक हमारे पास यहाँ पे कार क्लास है, तो जब हम इसको यूनिट टेस्ट करेंगे तो हम इंजन या व्हील्स को यूनिट टेस्ट नहीं करेंगे, हमने कार क्लास को टेस्ट करना है। तो बाय आइसोलेटिंग इट फ्रॉम इट्स डिपेंडेंसीज का मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि इंजन और व्हील को हम टेस्ट ना करें, वो क्रिएट हुए हैं वो क्रिएट नहीं हुए। हमने सिंपल ये देखना है, अगर इंजन और व्हील प्रोवाइड किए जाए कार को
तो क्या कार क्लास अपना काम ठीक तरीके से करेगी? तो इस केस के लिए हमें ये नहीं कि अब हम कार को टेस्ट करना है तो हम इंजन को भी और व्हील को भी पहले क्रिएट करें। इस केस में हम इंजन और व्हील को मार्क करते हैं या फेक ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं इन यूनिट टेस्टिंग, और इसको नॉर्मली हम कहते हैं मार्किंग या मार्क ऑब्जेक्ट्स को यूज करना। जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मार्क ऑब्जेक्ट्स या फेक ऑब्जेक्ट्स से यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मार्क ऑब्जेक्ट्स इफ क्लास कंस्ट्रक्ट्स देम। तो अब आपको समझ आएगी कि अब चूंकि मैंने यहाँ पे इंजन और व्हील्स जो मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर मिले हैं इनको तो मैं यूज ही नहीं कर रहा, इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। हर दफा जब भी कार क्लास को मैंने टेस्ट करना है तो कार क्लास खुद इंजन और व्हील को क्रिएट करेगी। तो मैं ये नहीं कर सकता कि कोई डमी वैल्यू पास कर दूं इंजन की जगह या डमी व्हील पास कर दूं। अगर आप रियल वर्ल्ड की एग्जांपल अगेन लें, अगर हमारे पास हमने व्हील्स को टेस्ट करना हो तो हम रियल जो इंजन होता है वो यूज नहीं करते गाड़ी के अंदर, बल्कि हम एक टेस्टिंग इंजन यूज करते हैं, क्योंकि इंजन जो सा मर्जी हो हमने तो व्हील्स को टेस्ट करना है। सेम वे जो व्हील्स के अंदर रिम होगा या फ्रेम होगा वो भी हम रियल वाला ओरिजिनल जो हमने गाड़ी जब तैयार होकर शोरूम के अंदर जाएगी वो वाला यूज नहीं करते, बल्कि टेस्टिंग के लिए हमने अलग रखे होते हैं। सेम थिंग इज विद द इंजन, जब हम इंजन को टेस्ट करते हैं तो हम रियल जो व्हील्स होते हैं वो यूज नहीं करते, बल्कि हम डमी या जो हमने सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज्ड व्हील्स रखे होते हैं वो यूज करते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, जब हमने कार को टेस्ट करना है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम पहले इंजन क्रिएट करें। इंजन इटसेल्फ 3 कंपोनेंट्स को क्रिएट कर रहा है, इनकी अपनी भी डिपेंडेंसीज हो सकती हैं। हम पहले इन तीनों को क्रिएट करें, फिर इंजन को क्रिएट करें, फिर व्हील को क्रिएट करें, बल्कि हम ये करते हैं कि इंजन और व्हील एज अ डमी वैल्यूज पास करते हैं कार को और कार उनको यूज करती है। लेकिन चूंकि कार इनको क्रिएट कर रही है तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर यहाँ पे जो पीछे मेरे पास था इंजन और व्हील यहाँ पे पास हो रहे होंगे और मैं सिंपली यहाँ पे अगर यूज कर रहा हूँ इंजन को, मैं अगर यहाँ पे यूज करता हूँ और सेम अगर मैं यहाँ पे व्हील को यूज करता हूँ, तो अब जो कि व्हील और इंजन मेरे पास रियल है या फेक है या डमी है, मुझे कार क्लास को इसका पता नहीं है। तो जब हम यूनिट टेस्ट करेंगे कार क्लास को तो हम यहाँ पे इंजन और व्हील की जगह मार्क या फेक ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे इंजन और व्हील के, और हमारी कार क्लास यूनिट टेस्ट हो जाएगी। तो ये काफी ज्यादा हमारे पास हेल्पफुल रहती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन इस चीज के लिए। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन की वजह से यूनिट टेस्टिंग इस हवाले से भी बहुत ईजी होती है कि जो रियल वर्ल्ड रिसोर्सेज होती हैं लाइक डेटाबेस ऑपरेशन होते हैं, रीड राइट, वेब सर्विस कॉल्स होती हैं, सेंसर रीडिंग्स होती हैं, डिवाइस लोकेशन होती है, हम इनको फेक ऑब्जेक्ट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक सपोज करें हमारे पास एक क्लास है यहाँ पे, वो इंटरनेट से वेदर की अपडेट्स लेती है और उनको शो करवाती है। तो अगर वो क्लास अपने अंदर ही वेदर अपडेट्स की रिक्वेस्ट करती है इंटरनेट को और रिसीव करती है, तो हम ये नहीं चेक कर सकते कि क्या वो क्लास अगर डेटा उसको दिया जाए डाउनलोड करेगी तो अच्छे तरीके से वो शो करवाएगी। वो हम चेक कर सकते हैं यूआई के रिलेटेड उसको कि क्या यूआई के ऊपर वो ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करती है। लेकिन हर दफा जब हम यूआई को चेंज करेंगे, लाइक सिंपल अगर आपने एक टेक्स्ट व्यू का कलर चेंज किया तो उस कलर की चेंज को टेस्ट करने के लिए आपकी एप्लीकेशन नेटवर्क रिक्वेस्ट करेगी वेब सर्विस के ऊपर, या डेटाबेस से वैल्यू अगर आपने रीड करनी है वो रीड राइट ऑपरेशन होगा, और फिर उसके बाद वो उसको डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपको चेंज इफेक्ट यूआई के ऊपर नजर आएगा। लेकिन हम जब यूनिट टेस्ट कर रहे होते हैं तो हम ये चीज़ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है या क्लास है उसको हम फेक डेटा प्रोवाइड करते हैं, वो हमें ये बताए कि क्या उस डेटा को यूआई के ऊपर ठीक रिप्रेजेंट करेगी या नहीं। तो ये उस वक्त पॉसिबल है कि जब हमारी जो वेदर की क्लास होगी जो वेदर से डेटा डाउनलोड करती है वेब सर्विस से, वो डेटा को खुद डाउनलोड नहीं करती बल्कि उसको डेटा किसी और क्लास से मिलता है, वो सिंपल उसको शो करवाती है। तो उस केस में हम बजाय इसके कि इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करें या कहीं और से वेब सर्विस से या डेटाबेस से वैल्यूज रीड करें, सिंपल फेक डेटा पास कर देंगे जो कि हमने खुद किसी फाइल के अंदर क्रिएट किया होगा या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्रिएट किया होगा। तो अब उस क्लास को नहीं पता जो उसको शो करवा रही है यूआई के ऊपर कि ये रियल इंटरनेट से डाउनलोड हुआ है, वेब सर्विस से डाउनलोड हुआ है, डेटाबेस से डाउनलोड हुआ है, या जो यूजर ने डेवलपर ने सॉरी डमी वैल्यू पास किया वो उसको टेस्ट कर देगी। तो ये यूनिट टेस्टिंग बहुत आसान हो जाती है। सेम अगर सेंसर रीडिंग्स होंगी तो बजाय इसके कि आप हर दफा अगर आपने यूनिट टेस्ट करना है एप्लीकेशन को क्या वो काम करती है या नहीं, तो आप रियल सेंसर को यूज करें, आप फेक सेंसर डेटा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये सारा उस वक्त पॉसिबल है अगर आप डीआई को यूज करेंगे, अगर हमारी क्लासेस डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज नहीं करेंगी, यानी कि वो हमारी क्लासेस जो हैं वो क्रिएट कर रही हैं अपनी डिपेंडेंसीज को खुद, तो वो यूनिट टेस्ट नहीं की जा सकती। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास बेनिफिट ये है जिस वजह से हम यूज करते हैं डीआई को, वो हमारे पास ये है कि हम एक सेम ऑब्जेक्ट को मल्टीपल क्लाइंट्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। लाइक सपोज कर लें अगेन कार असेंबली लाइन की एग्जांपल के ऊपर अगर हम आते हैं, तो हमारे पास जो है वो जैसे हमारी कार रेडी होती है तो उसको हमने ट्रैक के ऊपर टेस्ट करना होता है। अब उस टेस्टिंग के लिए अब हर एक कार के लिए हम एक अलग ड्राइवर को नहीं लेके आते जो उसको फैक्ट्री से निकाल के असेंबली लाइन से लेके ट्रैक के ऊपर टेस्ट करता है, बल्कि हमारे पास एक ही ड्राइवर होता है और उसको हम अक्रॉस मल्टीपल क्लाइंट से मुराद यहाँ पे क्या है, मल्टीपल कार्स के दौरान शेयर करते हैं। पहले एक कार को टेस्ट करेगा वही ड्राइवर दूसरी कार को, वही ड्राइवर तीसरी कार को शेयर करेगा। सेम थिंग इज हियर,
अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल जगह के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं तो हम डी आई की मदद से ये कर सकते हैं। और इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास एक नेटवर्क क्लाइंट है रेट्रोफिट ऑब्जेक्ट, तो हम बजाय इसके कि हर एक नेटवर्क ऑपरेशन के लिए लाइक अगर हमने एक ही दफ़ा इमेज डाउनलोड करनी है, दूसरी दफ़ा हमने वीडियो डाउनलोड करनी है, तीसरी दफ़ा हमने कोई डेटा डाउनलोड करना है, तो हम तीनों डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए अलग रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। हम एक नेटवर्क का क्लाइंट, रेट्रोफिट का क्लाइंट जो है नेटवर्क क्लाइंट, उसको मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए शेयर कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क से तो क्लाइंट एक ही क्लाइंट है जिसने कम्युनिकेट करना है। तो बजाय इसके कि हम तीन नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट करें, हम एक ही नेटवर्क क्लाइंट मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए एक ही नेटवर्क क्लाइंट मल्टीपल क्लासेस के अंदर हम उनको शेयर करके यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर हमारे हर क्लास अपना नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट करेगी, नेटवर्क का या रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, तो वो एक ही क्लाइंट को शेयर नहीं किया जा सकता, एक ही नेटवर्क क्लाइंट को रेट्रोफिट के एक ही ऑब्जेक्ट को हम शेयर नहीं कर सकते, जिस वजह से अगेन डिफिकल्ट टू यूनिट टेस्ट। और इसी एग्जांपल को आप रियल वर्ल्ड में लें, इसलिए मैंने कार किया। अब आपको समझ आ रहा होगा कि कार एनालॉजी को मैंने क्यों यूज किया है। अगर हम ये चाहें कि एक कार हमने असेंबल की है न्यू ड्राइवर, दूसरी कार न्यू ड्राइवर, तीसरी कार न्यू ड्राइवर, इसका मतलब है जितनी कार्स आएंगी क्या उतने ड्राइवर हम लेके आएंगे जो उनको ट्रैक के ऊपर टेस्ट करेंगे या असेंबली लाइन से या फैक्ट्री से बाहर लेके शोरूम के अंदर जाएंगे? ऐसा नहीं होता। कार एक असेंबल हुई, एक ही ड्राइवर आएगा, उसको लेके जाएगा, टेस्ट करेगा ट्रैक के ऊपर। दूसरी कार आई, सेम ड्राइवर, उसको यानी कि एक ड्राइवर जो है वो उसको शेयर किया जा रहा है क्रॉस मल्टीपल क्लाइंट्स, मल्टीपल कार्स। तो ये हमारे पास DI का बेनिफिट है। और इसके अलावा कुछ मजीद बेनिफिट्स हैं कि एप्लीकेशन को एक्सटेंड करना बहुत आसान हो जाता है। लूज कपलिंग हमारे पास होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। अब लूज कपलिंग इटसेल्फ बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। इससे मुराद सिंपल ये होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो ज्यादा टाइटली कपल्ड ना हो। ये नहीं कि जिस तरीके से यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन नजर आ रही है ये लूजली कपल्ड नहीं है, बल्कि ये टाइटली कपल्ड है। इससे मुराद ये है कि एक ही एक्टिविटी के अंदर डिफरेंट मेथड है। मेरे पास एक मेथड है इनिट गूगल में, अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये मजीद 3-4 मेथड्स को कॉल कर रहा है। ये तो बेसिक एग्जांपल है हमारे पास। तो लूज कपल से ये होता है कि आपकी एक क्लास एक काम करेगी, बस उसका दूसरी क्लास के साथ कोई तल्लुक नहीं होगा। तो जब मैंने पीछे आपको एग्जांपल दी थी, तो पीछे जो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी है कि अब इंजन के ऊपर हमने जब इंजन को यहाँ पे चेंज किया, तो अब चूंकि हमारे पास जो हमारी कार क्लास है और जो इंजन है वो हमारे पास लूजली कपल्ड है। क्यों? क्योंकि हमारी कार क्लास इंजन को क्रिएट नहीं कर रही बल्कि वो यूज कर रही है। तो इसलिए कार इंजन के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से हमें कार को चेंज नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर हमारी कार क्लास क्रिएट कर रही होती इंजन को और हम इंजन के अंदर कुछ चेंज करते तो हमें कार के अंदर भी वो चेंज करने पड़ने थे। और ये बेसिक एग्जांपल है। अगर आप किसी बड़े लेवल के प्रोजेक्ट के ऊपर इसको यूज करेंगे तो हम इसको कहते हैं रिपल इफेक्ट। उसमें क्या होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, उस एक चेंज की वजह से एक रिपल इफेक्ट होता है। रिपल इफेक्ट से मुराद एक ऑब्जेक्ट आपने चेंज किया, उसकी वजह से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आपको चेंज करना पड़ा, दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से आपको कोई तीसरा चेंज करना पड़ा, तीसरे की वजह से आपको कोई चौथा चेंज करना पड़ा। तो ये आपके पास रिपल इफेक्ट होता है। ये उस वक्त होता है अगर आपके कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं या कपल्ड होते हैं। तो इससे ज्यादा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप इसको गूगल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेनिफिट ये है कि बॉयलरप्लेट कोड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है जब हम DI फ्रेमवर्क को यूज करते हैं। तो ये जब हम डैगर को यूज करेंगे तो उस वक्त भी हम देखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास ये चूंकि क्लासेज हमारी सेपरेट हैं, अब हमारे पास जो है वो इंजन एक सेपरेट क्लास के अंदर क्रिएट किया जा रहा है, सेपरेट जगह के ऊपर क्रिएट किया जा रहा है, और कार सेपरेट हमारे पास है। तो अब डिफरेंट डेवलपर जो हैं पैरेलल इंजन के ऊपर भी और कार के ऊपर भी काम कर सकते हैं। इंजन को क्रिएट करते हुए डेवलपर इंजन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दे, इंजन को किस तरीके से उसने असम्बल करना है, इंजन की क्या डिपेंडेंसीज हैं वो कैसे उनको लेता है, ये सब कुछ अगर होगा एट द एंड कार क्लास को सिंपली इंजन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे कार क्लास इंजन को क्रिएट नहीं कर रही। अगर वो क्रिएट करेगी तो अगर इंजन क्लास के ऊपर जो डेवलपर काम कर रहा है वो चेंज करेगा इंजन की कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस, तो कार वाले डेवलपर को भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अब कार के ऊपर जो डेवलपर काम कर रहा है उसको इससे गर्ज नहीं है कि इंजन कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जस्ट लाइक जो पीछे हमने असेंबली लाइन की बात की थी, इंजन सिंपली तैयार करके प्रोवाइड किया जा रहा है कार को। कार का काम नहीं है इंजन को, कार वाले एम्प्लॉयज का या डेवलपर का काम नहीं है इंजन क्रिएट करना, उनका काम है इंजन को यूज करना। तो आई थिंक सो बहुत सिंपल और बेसिक लेवल के ऊपर मैंने आपको बता दी है, इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इजीली। तो आई थिंक आपको समझ आ जाएगी जो मैं चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। और ये जो चीज़ मैंने लिखी है कि बॉयलरप्लेट कोड रिड्यूस हो जाता है DI फ्रेमवर्क की वजह से, इसकी भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। राइट नाउ अगर हम जाते हैं मेन एक्टिविटी के ऊपर और सपोज कर लें अब इंजन जो है, अगर मैं इंजन के ऊपर जाता हूँ तो ये वाले जो तीनों कंपोनेंट्स है ये भी अगर मैंने यहाँ पे रिसीव करने हैं अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, यानी कि इंजन भी DI को यूज़ करता है। तो इंजन क्लास हमारे पास कुछ इस तरीके से नजर आएगी कि इंजन को
ये तीनों वैल्यूज पास की जाएंगी और वो यहाँ पे इनको साइन कर देगा। और जो व्हील्स क्लास है वो भी हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगी कि फ्रेम और रबर यहाँ पे इसको पास किए जाएंगे। अब अगर मैं मेन एक्टिविटी के ऊपर जाता हूँ तो इंजन और व्हील्स दोनों की डिपेंडेंसीज मुझे यहाँ पे क्रिएट करके पास करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो कार की कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। हम पहले स्पार्क प्लग, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को क्रिएट करेंगे और वो पास करेंगे इंजन को, और फिर हम क्रिएट करेंगे रबर और फ्रेम को, वो पास किया जा रहा है हमारे पास व्हील्स को, फिर व्हील और इंजन दोनों पास किए जा रहे हैं कार को। लेकिन आपने देखा कि आप सिंपली कार ऑब्जेक्ट के लिए जो जितनी भी डिपेंडेंसीज क्रिएट करने का जो कोड है वो काफ़ी बॉयलर प्लेट है, यानी कि काफ़ी कोड हमें खुद करना पड़ रहा है। इसको जैसे जैसे हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट ग्रो होगा तो ये हमारे पास टीडीएस हो जाएगा। आप सपोज कर ले आप स्पार्क प्लग की अपनी कोई डिपेंडेंसीज हैं, पिस्टन की गेंट को डिपेंडेंसीज हैं, फ्रेम की अपनी कोई डिपेंडेंसीज है लाइक मटेरियल हो गया या इसकी जो भी लेंथ वगैरह कुछ भी होगी, तो इसकी अगर कोई मजीद डिपेंडेंसीज होंगी तो वो सारे का सारा कोड काफ़ी बॉयलर प्लेट कोड हो जाता है हमारे पास। तो जब हम यूज़ करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन, नहीं डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है DI फ्रेमवर्क, तो ये वाला सारे का सारा कोड सपोज करें हमने डैगर को सीखना है तो डैगर ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्रिएट करेगी और एट द एंड हमारे पास ये वाला कोड हमें मिलेगा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सिंपली आपने देखा हमारे पास डैगर कार कंपोनेंट है, हमें हमारी कार का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं और हम उसके ऊपर ड्राइव कार का मेथड भी कॉल कर पा रहे हैं। लेकिन जितनी भी डिपेंडेंसीज थी वो हम क्रिएट नहीं कर रहे बल्कि वो खुद डैगर हमारे लिए क्रिएट कर रही है, ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर रही है। तो इसके ऊपर नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। तो इसके साथ ही जो हमारे पास थर्ड पॉइंट था, वीडियो काफी लंबी हो गई, आई एम सॉरी, वाई वी नीड DI, ये भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। लेकिन DI इज नॉट ऑल अबाउट यूनिट टेस्टिंग ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इवन अगर आप स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर भी जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो जो मोस्ट फेमस आपको क्वेश्चन मिलेगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ऊपर, और आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो आप वहाँ पे आंसर्स मिलेंगे उनके लाइक्स या वोट्स जो होंगे वो हज़ारों के अंदर हैं। वहाँ पे भी आपको 99% डेवलपर्स यही बताएंगे या जितने भी लोगों ने आंसर किया हुआ है कि वो DI इज़ अबाउट यूनिट टेस्टिंग, आपकी यूनिट टेस्टिंग ईजी हो जाती है। मुझे एक आप सवाल का जवाब दें, क्या सिर्फ यूनिट टेस्टिंग आसान बनाने के लिए हम इतना बड़ा मॉन्स्टर फ्रेमवर्क या इतना कॉम्प्लेक्स काम सीखते हैं लाइक डैगर, जो बहुत कॉम्प्लेक्स हमारे पास एक आर्किटेक्चरल टाइप चीज़ है, सिर्फ यूनिट टेस्टिंग आसान बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं? या सपोज कर लें क्या अगर आपने अपने प्रोडक्ट को यूनिट टेस्ट नहीं करना तो आप DI को यूज़ ही नहीं करेंगे? इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। कि जो हमारे पास चीज़ है कि DI इज़ अबाउट यूनिट टेस्टिंग, आप ये तो नहीं कह सकते कि DI इज़ नॉट अबाउट यूनिट टेस्टिंग, लेकिन आप ये कहेंगे कि DI इज़ नॉट ऑल अबाउट यूनिट टेस्टिंग ओनली। यूनिट टेस्टिंग DI का एक बाय प्रोडक्ट है। यूनिट टेस्टिंग एक बहुत बड़ा एडवांटेज है DI का, लेकिन सिर्फ यूनिट टेस्टिंग एडवांटेज नहीं है DI का। DI बेसिकली हमारे पास एक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर पैटर्न है जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन आर्किटेक्चर पैटर्न, DIAP इन शॉर्ट इसको हम कहते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ जो कि इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, एंड्रॉइड एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर, और उसमें हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन आर्किटेक्चर पैटर्न को भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो हमारे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना भी कोड हमने किया है डिपेंडेंसीज हैं, अब यहाँ पे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज कर रहे हैं लेकिन कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी लाइब्रेरी हमने ऐड नहीं की। तो इसका मतलब है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन इटसेल्फ इज नॉट अ फ्रेमवर्क, इट इज एन एप्लीकेशन आर्किटेक्चर पैटर्न, जो जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन आर्किटेक्चरल पैटर्न या DIAP। हम यहाँ पे आपने देखा हमने कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या डैगर या कोई भी डिपेंडेंसी ऐड नहीं की, सिंपली हमने खुद उनको क्रिएट किया और पास किया, लेकिन स्टिल हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज कर रहे हैं। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इटसेल्फ एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है। जो हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क यूज करते हैं वो सिंपल हमारा ये वाला काम ऑटोमेटेड कर देते हैं। यहाँ जो डिपेंडेंसीज हमने खुद क्रिएट करनी थी, ऑब्जेक्ट्स जो हमने खुद क्रिएट करने थे वो खुद क्रिएट करके हमें दे देते हैं। ये नेक्स्ट एक वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो इसके साथ ही गैस वीडियो का काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। अगेन अगर हम देखें तो हमने देखा डिपेंडेंसी क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है और हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। तो मैं रिपीट भी नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। किसी भी चीज़ में किसी भी तरह की कंफ्यूजन हुई फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट, और मेक श्योर कर लें आप इस वीडियो को कंप्लीटली थॉरोली डिटेल में और आहिस्ता आहिस्ता आराम से देखें ताकि किसी भी बेसिक पॉइंट को आप स्किप ना करें। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अगेन लाइक करना मत भूलिएगा, और मैं इंशाल्लाह मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे बेसिक टाइप्स या बेसिक टेक्निक्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन कौन कौन सी हैं, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।